So talking about the changes in the chapter of professional ethics or in the chapter of code of ethics that is applicable from May 21 onwards. तो ये जो changes हैं ये May 21 onwards applicable है. Changes नहीं है, rather कुछ additions हैं जो इंस्टीट्यूट ने insert करा है. तो May 21 onwards जितने भी students exam देने वाले हैं May 21, November 21, I will say May 22, November 22, आप सभी के लिए ये additions important हैं. आप सभी के लिए ये changes important हैं. ठीक है, बिकॉज जब तक इंस्टीट्यूट फिर से नए एडिशंस लेकर नहीं आ जाता तो ये सारे चेंजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपकमिंग. नवंबर 20 को भी सर्टेन चेंजेस आए थे, जैसे नेटवर्किंग के गाइडलाइंस इंसर्ट हुए थे, तो वो भी आपके लिए रेलिवेंट है, और ये जो सर्टेन एडिशंस हैं वो भी आपके लिए रेलिवेंस रखता है. तो देखना, कमिंग अप विद ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. आपको पता है कि पहले अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कोड ऑफ एथिक्स को रिवाइज किया है. कोड ऑफ एथिक्स का रिवाइज्ड वॉल्यूम लेकर आए हैं, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स 2020. अब आप पूछोगे सर कोड ऑफ एथिक्स 2020 अगर इंस्टीट्यूट लेकर आया है तो क्या पूरा कोड ऑफ एथिक्स चेंज हो गया? ऐसा नहीं है. एग्जाम पर्पस के लिए जितना प्रोफेशनल एथिक्स आप पहले पढ़ते थे उतना ही प्रोफेशनल एथिक्स आपको आज भी पढ़ना है. खाली कुछ सर्टेन एडिशंस है, कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो इंस्टीट्यूट ने इंसर्ट किया है, दैट वी हैव टू स्टडी. आपको इस शीट में ज्यादा दिखेगा लेकिन प्रैक्टिकली चेंज इससे काफी कम है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि मैंने सिर्फ चेंज वाला पार्ट नहीं, उससे जो रिलेटेड वाला पार्ट है वो भी दोबारा से डाल दिया है, जबकि ऑल्दो वो पहले से था. ठीक है, और आपको मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट भी मार्क करा दूंगा कि कौन सा चेंज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखना, जो रिवाइज्ड वॉल्यूम निकाला है कोड ऑफ एथिक्स का इंस्टीट्यूट ने, उसके अंदर 5 पार्ट्स हैं. कितने? 5 पार्ट्स हैं. अब एक चीज याद रखना, प्लीज अपने दिमाग में बैठा लो, जो भी करंटली आप प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ चुके हो वो एज इट इज एग्जिस्ट करता है, एज इट इज एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई चेंज नहीं है. जो भी आपने पढ़ा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 के पार्ट्स, शेड्यूल 2 के पार्ट्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, द डिफरेंट सेक्शंस दैट वी हैव स्टडीड, राइट. तो जो भी हम पढ़ चुके हैं ना वो एज इट इज एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. उसके अलावा ये कुछ एडिशन है जो आपने पढ़ने हैं, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो. ठीक है, तो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स के ना 5 पार्ट्स हैं. 5 पार्ट्स. पहला पार्ट that is complying with the code, fundamental principles and conceptual framework. ठीक है, और ये एप्लीकेबल है सारे के सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को. मतलब जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, जितने भी मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के ऊपर पार्ट 1 एप्लीकेबल है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या वो सर्विस में. हर किसी के लिए पार्ट 1 एप्लीकेबल है, जहां पे जनरल बातें दी हुई हैं, दैट इज कंप्लाइंग विद द कोड, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. उसके बाद आता है पार्ट 2. अब पार्ट 2 है सीए इन सर्विस के लिए. किसके लिए है? स्पेसिफिकली सीए इन सर्विस के लिए है. अब यहां पे ना इंस्टीट्यूट ने फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि चाहे वो सर्विस आप कॉमर्स सेक्टर में कर रहे हो, या इंडस्ट्री में कर रहे हो, या पब्लिक सेक्टर में कर रहे हो, या एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हो, या नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में कर रहे हो, राइट, या फिर रेगुलेटरी या प्रोफेशनल बॉडीज के वहां पे एज ए एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हो, तो ये हर किसी केस में पार्ट 2 एप्लीकेबल है. चाहे आप एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में एंगेज्ड हो या फिर आप नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में एंगेज्ड हो. एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी मतलब पता है फुल टाइम, एंड नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम. तो बोला गया कि कोई भी सीए, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट का कोई भी मेंबर अगर प्रोफेशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहा है इन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी और इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी एंड ही इज इन सर्विस इंडस्ट्री, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, सर्विस में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में हो, रेगुलेटरी और प्रोफेशनल बॉडीज के केस में हो, हर किसी के केस में पार्ट 2 एप्लीकेबल है. Part 2 is also applicable to individuals who are professional accountants in public practice when performing professional activities pursuant to their relationship with the firm as employee. तो यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि पार्ट 2 उन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं पब्लिक प्रैक्टिस में, और क्या कर रहे हैं? प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं pursuant to their relationship with the firm as employee. मतलब हो सकता है ना कि एक सीए क्या है, फर्म के अंदर एम्प्लॉय है, बट साथ ही साथ क्या कर रहा है? प्रैक्टिस के सर्विसेज भी रेंडर कर रहा है, तब भी पार्ट 2 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. उसके बाद पार्ट 3 है उन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए जो पब्लिक प्रैक्टिस में है, मतलब फॉर सीए इन प्रैक्टिस. तो पार्ट 1 सबके लिए था, पार्ट 2 सीए इन सर्विस के लिए था, और पार्ट 3 सीए इन सर्विस के लिए है, राइट. तो बहुत सिंपल है, पार्ट 1 किसके लिए है? सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए. पार्ट 2 किसके लिए है? सर्विस वालों के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में काम करें या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में काम करें, किसी भी सेक्टर में काम करें. और पार्ट 3 किसके लिए है? सीए इन प्रैक्टिस के लिए है, राइट. उसके बाद पार्ट 4 के अंदर दे हैव गिवन पार्ट 4A
and part 4B, right? तो part 4A is for audit and review engagements. For audit and review engagements. तो engagements के अपने अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. जब अपन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंगेजमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो अपने अलग अलग कैटेगरीज होता है. प्राइमा फेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑडिटिंग, कि हम लोग क्लाइंट्स के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे होते हैं, है ना. उसके बाद होता है रिव्यू, दैट इज हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहे होते हैं. तो एक होता है ऑडिट, ऑडिट मतलब डिटेल्ड में एग्जामिनेशन, और रिव्यू मतलब उतना डिटेल्ड में एग्जामिन नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कुछ सिलेक्टिव पैरामीटर्स के हिसाब से लेस डिटेल्ड तरीके से एग्जामिनेशंस कर रहे होते हैं. ठीक है. तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन ऑडिट के भी एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपन रिव्यू के भी एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. ऑडिट जो होता है लॉ के अंदर मैंडेटरी होता है, और रिव्यू जो होता है लॉ के अंदर जनरली ऑप्शनल होता है, या सिर्फ कुछ सिलेक्टिव केसेस ऐसे होते हैं जहां पर रिव्यू की रिक्वायरमेंट होती है. तो चाहे मैं ऑडिट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूं या मैं रिव्यू का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूं, तो इंडिपेंडेंस की बातें कौन कर रहा है, पार्ट 4A कर रहा है कि द प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड बी इंडिपेंडेंट while carrying out the audit and review engagements. Apart from auditing and review engagements, there are assurance engagements. कुछ assurance engagements भी होते हैं. ठीक है. तो इन दैट केस पार्ट 4B एप्लीकेबल है. पार्ट 4B कहता है कि जब भी आप एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट करते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब आपको इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना है. तो कुल मिलाकर अगर हम एंगेजमेंट्स की बात करें तो ऑडिट एंगेजमेंट्स होते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट्स होते हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स. प्राइमा फेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द ऑडिट एंगेजमेंट्स, जहां पे डिटेल्ड मैनर में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं. उसके बाद क्या होता है, रिव्यू असाइनमेंट्स. तो रिव्यू एंगेजमेंट्स क्या होता है कि लेस डिटेल्ड मैनर में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं. हमारे जो प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं, हमारे रिपोर्टिंग का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमारा ओपिनियन फ्रेम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है. और उसके बाद एश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी होते हैं, जो कि ऑडिट एंगेजमेंट्स नहीं होते, जो कि रिव्यू एंगेजमेंट्स नहीं होते. हम लोग एश्योरेंस दे रहे होते हैं, हम लोग किसी बात की तसल्ली दे रहे होते हैं. तो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो अगेन यहाँ पे पार्ट 4A कहता है कि जब भी आप ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स कैरी आउट करते हो तो आपको इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना है. और पार्ट 4B कहता है कि जब भी आप एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कैरी आउट करते हो तो आपको क्या करना है सर, इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना है. तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, या तो उसके ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इन द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स 2020 वो आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है. तो पार्ट 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ऑल द मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट के ऊपर एप्लीकेबल है. पार्ट 2 सर्विस वालों के लिए एप्लीकेबल है. पार्ट 3 सीए इन प्रैक्टिस वालों के लिए एप्लीकेबल है. और पार्ट 4 मेनली इंडिपेंडेंस की बात करता है. तो पार्ट 4A कहता है कि जब भी आप ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स कैरी आउट करते हैं तो आप इंडिपेंडेंस का ध्यान रखें. और पार्ट 4B कहता है कि आप जब भी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कैरी आउट करते हैं, दैट इज अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स, आप इंडिपेंडेंस का ध्यान रखें. इसको लेकर एक चार्ट भी दिया हुआ है. एग्जाम से पहले आपने वो पूरा राम कथा नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये चार्ट देख लेना है, आपका काम हो जाएगा. ठीक है. तो एग्जाम से पहले यू जस्ट नीड टू स्टडी दिस चार्ट, दैट इज ओवरव्यू ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन वी हैव इंडिपेंडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स एंड देन वी हैव द ग्लॉसरी. ठीक है. तो आपको एग्जाम से पहले खाली इतना पढ़ना है. आप यहीं ऐड कर सकते हो. जैसे पार्ट 2 है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस, तो आप यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स का नाम स्पेसिफाई कर दीजिए. तो एग्जाम से पहले आपको खाली इतना याद रखना है. यानी अभी आप पढ़ोगे तो ये सारा कुछ आपने रीड करना है, बट एग्जाम से पहले आपने सिर्फ ये टेबल देखना है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देखना. उसके अलावा बताया हुआ है कि रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स के अंदर कोड के हर सेक्शन को ना प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर कर दिया. राइट. एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोड को प्रेजेंट किया गया है. कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है तो दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको सिखाता हूं कि एग्जाम के अंदर आप जब भी आंसर लिखते हो, जब भी केस स्टडीज सॉल्व करते हो, तो आपको मैं एक फॉर्मेट देता हूं. आप सबसे पहले इश्यू इन्वॉल्व लिखो, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आप रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को प्रोविजन से कोरिलेट करो, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखो. है ना. तो आपको एक स्ट्रक्चर सिखाता हूं मैं. उसी तरीके से कोड के भी हर एक सेक्शन को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रेजेंट किया गया है. प्रॉपरली इंट्रोडक्शन दी गई है. व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, राइट, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी मटेरियल, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल दिया गया, मतलब डिटेल्स दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट अस से कि
कोड ऑफ एथिक्स कहता है, क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल कहता है एक सीए इन प्रैक्टिस क्या नहीं कर सकता सर, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं कर सकता। तो इस चीज को भी रिवाइज्ड कोड में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिया जाएगा, द इंट्रोडक्शन। ओके, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल, प्रॉपर कंटेक्स्ट, प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो दैट इज इट। एकदम थियोरेटिकल है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ये तो पहले भी था सर, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे 200 में भी हमने डिस्कस किया है, हमने प्रोफेशनल एथिक्स में भी डिस्कस किया है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले भी इन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था, लेकिन अब इन 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थोड़ा डिटेल्ड मैनर में इलाबोरेट कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड मैनर में इलाबोरेट कर दिया गया कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द थ्रेट्स, एंड व्हाट आर द safeguards that can be taken to remove those threats। पहले से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझाया था और थोड़ा बहुत थ्रेट का बात किया था, मगर अब क्या कर दिया इन्होंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थोड़ा डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन कर दिया, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स ऐड कर दिए हैं, थ्रेट्स को थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन कर दिया है, और जो सेफगार्ड्स की बात की गई है, दैट व्हाट आर द सेफगार्ड्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस दिस थ्रेट, तो उनको भी थोड़ा डिटेल्ड मैनर में बता दिया। यानी मोर और लेस इंस्टीट्यूट ने इन टॉपिक्स को क्या कर दिया, थोड़ा डिटेल्ड मैनर में स्पेसिफाई कर दिया। तो देखना, इंटीग्रिटी के लिए लगता है, इफ वी टॉक अबाउट इंटीग्रिटी, तो व्हाट इज इंटीग्रिटी? तो अगेन यहाँ पे ज्ञान दे रहा है इंस्टीट्यूट, कह रहा है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए और हॉनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। यानी इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी से काम करना। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? ईमानदारी से काम करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से काम करना। तो और डिटेल्ड मैनर में इंस्टीट्यूट समझा रहा है कि ईमानदारी से आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आपको पता है कि क्लाइंट ने अपने बैलेंस शीट में गलत इंफॉर्मेशन दी है, क्लाइंट ने अपने P&L में गलत इंफॉर्मेशन दी है, क्लाइंट रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लाइंट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उस क्लाइंट के साथ एसोसिएट ही मत होइए, राइट? Don't be associated with such clients. Don't be associated with such reports. Don't be associated with such returns. Don't be associated with such communications. अगर आपको पता है that report is misleading, आपको पता है that report is false, that is containing a misleading statement, या फिर that is based on a that is based on some information that is not accurate, the information is provided negligently, so in that situation आप उस रिपोर्ट से एसोसिएट ही मत होइए। बिकॉज एक सीए जब रिपोर्ट से एसोसिएट हो जाता है और अपना सिग्नेचर्स कर देता है, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान के चलते हैं कि एक सीए ने बहुत ही ईमानदारी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ऑडिट करा होगा और ईमानदारी के साथ एक ओपिनियन एक्सप्रेस करा होगा, और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ओपिनियन पे क्या करने वाले हैं, रिलाई करने वाले हैं, एक सीए के सिग्नेचर्स पर रिलाई करने वाले हैं। तो इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल कहता है कि आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर काम करना है। अगर आपको किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी रिटर्न में, किसी भी कम्युनिकेशन में कहीं भी नजर आ रहा है कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, क्लाइंट झूठ कह रहा है, क्लाइंट गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उस रिपोर्ट के साथ एसोसिएट मत होइए। डोंट बी एसोसिएटेड विद सच ए रिपोर्ट। ठीक है, और अगर आप उस रिपोर्ट के साथ एसोसिएट होते हो, आपको पता है कि क्लाइंट इज गिविंग ए मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर क्लाइंट ने वैल्यूज ऑफ एसेट्स को इन्फ्लेट कर रखा है, फिर भी आप क्या करते हो, उस रिपोर्ट के साथ एसोसिएट होते हो, एक अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर देते हो, तो आप गिल्टी हैं। उसके आगे कहा गया है, लेकिन अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन केसेस में एक मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर देता है तो वो गिल्टी नहीं होगा। लॉजिकल सी चीज है ना भाई, लॉजिकल सी चीज है। ऐसे 705 के अंदर भी आप यही डिस्कस करते हो। तो इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल कहता है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी सेज, दैट इफ देयर इज एनी रिपोर्ट, इफ देयर इज एनी रिटर्न, if there is any communication and such a report, return or communication is false, it is misleading, right? या फिर provided in a negligent manner। तो बेटर क्या रहेगा, डोंट बी एसोसिएटेड विद सच रिपोर्ट, डोंट बी एसोसिएटेड विद सच रिपोर्ट, and if at all you are associated, give a modified opinion।
as per SC 705. That's what the principle of integrity says. और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अगेन आप क्या हो जाओगे सर, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो जाओगे। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल। तो अगेन क्या कहा गया है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हमेशा इंडिपेंडेंस के साथ काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, कहीं भी बायस्ड ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करना है, कहीं भी बायस्ड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इसी के लिए ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आप देखते हो कि सेक्शन 141 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स की लिस्ट दी हुई है कि अगर आप कंपनी के रिलेटिव हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, अगर आप कंपनी में सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, आपने लोन वगैरह दे रखा है, गारंटीज वगैरह इशू कर रखा है तो ऑडिटर नहीं बन सकते, अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है तो ऑडिटर्स आप नहीं बन सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और एक बायस्ड ओपिनियन निकल के आएगा, एंड दैट इज व्हाई ऑब्जेक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आता है कि एक सीए को क्या करना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ काम करना है, उसको सारे के सारे नॉलेज पॉसेस करने हैं, सारे के सारे स्किल्स पॉसेस करने हैं, उसको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज अप्लाई करके ड्यू डिलिजेंस लगाकर समझदारी के साथ वो काम करे, कॉम्पिटेंस के साथ वो काम करे। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही हुई है। अगेन ये सारा कुछ पहले भी दिया गया था, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, मैंने सिर्फ इंसर्ट कर दिया दोबारा से। ठीक है, मैंने सिर्फ इंसर्ट कर दिया दोबारा से। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 थोड़ा सा रेलिवेंट है, आप खाली पॉइंट नंबर 6 को एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना। इन कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, a professional accountant shall take reasonable steps to ensure that those working in a professional capacity under the accountant's authority have appropriate training and supervision. Where appropriate, a professional accountant shall make the clients, the employing organization, or the users of accountant's professional services aware of the inherent limitations. तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा रेलिवेंट है। आपको याद है ऐसे 200 inherent limitations of an audit कि ऑडिट करते वक्त there are certain inherent limitations, जैसे कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट जैसे कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइमलीनेस, कॉस्ट बेनिफिट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाया, क्लाइंट ने बनाया है, तो वो एक लिमिटेशन है अपने ऑडिट का। एज ए ऑडिटर अपन इन्वेस्टिगेशन के पास एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम बजट का कंस्ट्रेंट होता है, ये सारे लिमिटेशंस है अपने ऑडिट के, राइट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लिमिटेशन होता है अपने ऑडिट का कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट बनाता है। तो बोला गया है कि आप जब भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ काम करते हो, ड्यू केयर के साथ काम करते हो, आप इंश्योर करो कि जो भी लोग आपके सुपरविजन में काम कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर्ली ट्रेन्ड हैं, एंड जितना हो सके आप क्लाइंट्स को समझा दो, आप यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा दो कि बॉस देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस इन आवर वर्क एंड डोंट कंसीडर दैट आवर वर्क इज 100% एक्यूरेट, डोंट कंसीडर दैट वी आर गिविंग ए 100% एश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल आता है, दैट्स एक सीए को क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलना है। ऐसे 200 के अंदर भी हमने कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की है। उसके अलावा जब आप क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल पढ़ते हो तो वहां भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है, एंड अगेन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स के अंदर भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है कि एक सीए को क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को अवॉइड करना है। जब वो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्लाइंट के साथ काम कर रहा रहेगा या फिर इन एम्प्लॉयमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उसको क्लाइंट के बारे में काफी सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो एज ए प्रोफेशनल, चाहे मैं सर्विस में हूं चाहे मैं प्रैक्टिस में हूं, मेरे को वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, अब उस चीज को थोड़ा और डिटेल्ड मैनर में बता दिया गया। बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट and particularly to a close business associate or immediately to a close business member। पता चला कि मैं एक पार्टी में हूं और पार्टी में दारू पी के टल्ली हो गया हूं, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई मीन ए पार्टी, और दारू पी के टल्ली हो गया हूं, और दारू पी के टल्ली होने के बाद मेरा जो क्लाइंट है उसका कुछ बात स्टार्ट होता है और मैं अनजाने में सब कुछ डिस्क्लोज कर देता हूं, मेरा क्लाइंट का ऐसा है, मेरा क्लाइंट का वैसा है, वो अपना गुड्स यहां से प्रोक्योर करता है, उसके खिलाफ इतने लिटिगेशंस हैं, मतलब एक एक चीज एक एक क्लाइंट का इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, इनएडवर्टेंटली डिस्क्लोज कर देता हूँ, जाने में डिस्क्लोज कर देता हूँ, जानबूझ के नहीं करता। वो भी क्लैरिफाई किया, बोला देखो आप लोग ना जानबूझ कर तो किसी क्लाइंट के बारे में डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन जो गॉसिपिंग का एनवायरनमेंट होता है, एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, फैमिली के साथ बैठते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, तो वहां पे क्लाइंट के बारे में सब कुछ बता देते हो, और फिर हमारे इंडिया का कल्चर है कि वो चीज आगे स्प्रेड हो जाती है। बट अल्टीमेटली बदनामी किसकी होती है, इंस्टीट्यूट की होती है, कि इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी अवॉइड नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाई बोला गया है आप अलर्ट रहो टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, कि कहीं अनजाने में डिस्क्लोजर ना हो जाए, किसी क्लोज्ड सोशल एनवायरनमेंट में डिस्क्लोज ना हो जाए, कोई क्लोज बिजनेस एसोसिएट है या क्लोज फैमिली मेंबर है
वहां आप डिस्क्लोज ना कर दो। आपको अपनी बीवी को भी डिस्क्लोज नहीं करना, आपको अपने मदर फादर किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। उसके बाद बोला गया है विद इन द फर्म भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलो, राइट, विद इन द फर्म भी आप क्या करके चलो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलो। उसके बाद बोला गया है आपके फर्म का कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। उसके बाद बोला गया है आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे जो आपको प्रैक्टिस के वक्त या एम्प्लॉयमेंट के वक्त मिला है विदाउट टेकिंग ए प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द क्लाइंट अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी। तो जब भी आप कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे पहले आपको क्लाइंट का कंसेंट चाहिए। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि जहां पे मजबूरी होगा डिस्क्लोजर, जहां पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 सेज दैट अगर कभी भी फ्रॉड आपको दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव कि फ्रॉड एग्जिस्ट, आप रिपोर्ट कर दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 डेज के अंदर। तो वहां पे वो जो 143 सब सेक्शन 12 का रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को ओवरराइड कर जाएगा, बिकॉज जब भी कोड और लॉ के बीच टकरार होती है तो लॉ जीत जाता है। तो इन दैट सिचुएशन इफ यू डिस्क्लोज दैट इज फाइन। उसके बाद बोला गया है आप क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं करेंगे। आप क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए या फिर आपका कोई रिश्तेदार है, कोई थर्ड पार्टी है, उसके पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सीए क्या कर रहा है, जो भी उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए उसको यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीए को मार्केट का एनालिसिस अच्छा आता है, अब उसने जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करा उसके बिहाफ में वो शेयर परचेज कर लेता है या लोगों को एडवाइस कर लेता है कि आपको कब शेयर परचेज करना है, कब बेचना है, एंड दैट आल्सो अमाउंट्स टू इनसाइडर ट्रेडिंग। दैट इज रॉन्ग। वहां भी क्या कर रहा है एक सीए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्वायर कर रहा है। उसके बाद बोला गया है कभी कभी चार्टर्स को लगता है, फॉर एग्जांपल जब तक मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं रिलायंस के बारे में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे को डिस्क्लोज नहीं करना, मगर अगर रिलायंस ने मेरे को ऑडिट से निकाल दिया तो उसके बाद हमें लगता है कि अरे भैया तुमने हमें ऑडिट से निकाला है, अब देखो तुम्हारे बारे में जो जो इंफॉर्मेशन मेरे को पता है मैं सबको डिस्क्लोज कर दूंगा। तो अगेन ये लोग कह रहे हैं कि ना, जब आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा ना क्लाइंट के साथ, उसके बाद भी आप उसका कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करोगे। यानी during the period when the relationship subsists or after the period when the relationship has ended, a professional is not supposed to disclose any confidential information that he has acquired or received as a result of his professional employment. Clear? और फिर उसके बाद ये भी बोला गया है आपको रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं कि एज अकाउंटेंट क्या होगा। काफी बार आप एक्सपर्ट्स का एडवाइस लोगे, तो आप जब एक्सपर्ट्स का एडवाइस लोगे तो इन दैट सिचुएशन क्लाइंट का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने एक्सपर्ट को डिस्क्लोज करना रहेगा। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, आपने इस बात के लिए भी रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं कि आपने जिसका भी एडवाइस लिया है वो लोग भी कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल ऐसे 320 के अंदर आप डिस्कस करते हो कि जब 320 के अंदर आप पढ़ते हो कि आप जब भी एक्सपर्ट की मदद लेते हो, जब भी ऑडिटर्स एक्सपर्ट की हेल्प लेते हो तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट एंटर कर लीजिए कि वो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखेगा। तो ये सारी बातें दी गई हैं, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी को और डिटेल में बताया गया है कि अगेन एक अकाउंटेंट को ध्यान रखना है, he should be alert to the possibility of inadvertent disclosure in a social environment with a close business associate or a close family member within the firm of the client. Don't take the personal advantage, don't disclose the information even after the relationship has ended, and take the reasonable steps to ensure कि अगर आप थर्ड किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं तो वो लोग भी क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियलिटी को सम्मान दें, मेंटेन करके चले। ठीक है ना। और एक ही सिचुएशन में आप डिस्क्लोजर दे सकते हो, या तो आपने क्लाइंट का ऑथराइजेशन ले लिया है या फिर लॉ के रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि देयर माइट बी सिचुएशन जहां पे डिस्क्लोजर लॉ के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 143 सबसेक्शन 12 का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो इन दो सिचुएशंस क्या होता है कि लॉ क्या कर रहा है, कोर्ट को ओवरराइड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप डिस्क्लोजर दे सकते हैं, या फिर एक और सिचुएशन है जहां आपको डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है जहां पे एक प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोज करने का। एदर इट कैन बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ और इट कैन बी योर प्रोफेशनल ड्यूटी। फॉर एग्जांपल पीयर रिव्यूअर रिव्यू करने आ रहा है, क्वालिटी रिव्यूअर रिव्यू करने आ रहा है और वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपके वर्किंग पेपर्स मांग रहे हैं और उन वर्किंग पेपर्स में कुछ क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नफरा मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन करा रही है, अगर नफरा कोई इन्वेस्टिगेशन करा रही है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बोला गया कि या तो परमिटेड बाय लॉ हो, या तो ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट हो, या फिर प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज हो। यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी को आप बीच तीन सिचुएशंस में कर सकते हो।
डिस्क्लोजर 3 सिचुएशंस में अलाउड है। पहला परमिटेड बाय लॉ, दूसरा ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट, या फिर तीसरा देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। प्रोफेशनल ड्यूटी मतलब पीयर रिव्यू की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी रिव्यू की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्क्लोजर जरूरी है। क्लाइंट ने कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह किया है कि आपको लगता है कि डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में आपको ये समझ आ रहा है कि सर हर हाल में सीए को कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर से बचना है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर भी डिस्क्लोजर से बचना है, क्लोज फैमिली मेंबर के साथ भी डिस्क्लोजर से बचना है, विद इन द फर्म क्लाइंट का इंफॉर्मेशन पर्सनल एडवांटेज नहीं लेना, रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी डिस्क्लोजर नहीं करना। 3 सिचुएशन में डिस्क्लोजर अलाउड है ना, 3 सिचुएशन में डिस्क्लोजर अलाउड है। यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अराइज हो रहा है मेरे को कि मैं क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कब डिस्क्लोज कर सकता हूं, कब डिस्क्लोज कर सकता हूं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो अब मेरे को डिसाइड करना है एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट कि कभी भी मेरे को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करना पड़ रहा है तो मेरे को डिसाइड करना है कि मैं डिस्क्लोज करूं कि नहीं करूं। तो बोला गया है कि आप जब भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के बारे में सोचते हो, बिकॉज इट मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, इट मे बी a requirement of the profession, it may be the authorization by the client, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को 4 बातों का ध्यान रखना है, 4 बातों का ध्यान रखना है आप जब भी क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का सोच रहे हो। पहला, आप किसी का सीक्रेट किसी को बता रहे हो तो लॉजिकली सोचो कि भाई रियल लाइफ में सोचो कि किसी ने आपको सीक्रेट बताया है और आप वो सीक्रेट अगर किसी को शेयर कर रहे हो तो ये सोचो उस सीक्रेट को बताने से सामने वाले की कितनी बदनामी हो सकती है। आपके दोस्त ने आपको एक सीक्रेट बताया, अपना शेयर किया और आपको पता है कि वो अगर सीक्रेट में समाज के सामने शेयर कर दूं तो मेरा दोस्त बदनाम हो जाएगा, या फिर आपको पता है कि अरे यार ये तो ऐसी मजाक की बात है, मैं शेयर भी कर दूंगा तो कुछ नहीं होना। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो पार्टी है, वो जो थर्ड पार्टी है जिसका आप डिस्क्लोजर दे रहे हो, उसका कितना रेपुटेशन को नुकसान होने वाला है। दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। आपको पता होना चाहिए कि वो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है एंड कितना प्रैक्टिकली आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप ये कम्युनिकेशन किसको कर रहे हो। कम्युनिकेशन जनरल पब्लिक में कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के आसपास कर रहे हो, अपने क्लोज फैमिली के ग्रुप में कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए एंड व्हाट इज द प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो यू शुड नो, यू शुड सी दैट कि मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ किस तरीके से कर रहा हूँ, ऑरल कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स को कर रहा हूँ, फ्रेंड्स को कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को कर रहा हूँ, नफरा इन्वेस्टिगेशन करा रही है उसको कर रहा हूँ, एंड वो जो रिसिपेंट्स हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप नफरा को कम्युनिकेट कर रहे हो बिकॉज नफरा इन्वेस्टिगेशन करा रही है तो दैट इज एन एप्रोप्रिएट रिसिपेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहे हो बिकॉज आपको फ्रॉड का पता चला है तो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एप्रोप्रिएट रिसिपेंट। बट आप क्लोज्ड फैमिली मेंबर्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने, किसी क्लोज बिजनेस राइवल के सामने अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दोज आर नॉट एप्रोप्रिएट रिसिपेंट्स। तो आपको वो चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को 4 बात का ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी कि आपके डिस्क्लोजर की वजह से थर्ड पार्टी को कितना हार्म पहुंचेगा। दूसरा, whether all the information is known and substantiated, कि आपको सारा इंफॉर्मेशन पता है। Are you sure that the information you know is correct? Thirdly, what is the proposed type of communication to whom it is addressed? And fourthly, whether the parties to whom the communication is addressed are appropriate recipients. Clear है? उसके बाद देखना जो पॉइंट नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क इट इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 इज कि व्हेन डिसाइडिंग whether to disclose confidential information, कौन सी 4 बातों का ध्यान रखना है। एंड पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, a professional accountant shall continue to comply with the principle of confidentiality even after the end of relationship between the accountant and the client। इसके ऊपर केस स्टडी पूछा जा सकता है। relationship of the client has ended, आपने 2 साल पहले ऑडिट छोड़ दिया, अब आपको लगा कि 2 साल पहले ऑडिट आपने छोड़ दिया है, अब आपको क्लाइंट से कोई मतलब नहीं है, तो आपने कहीं इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इवन इफ द रिलेशनशिप इज एंडेड, आप क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। भले आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज कर ली, भले आपने जॉब चेंज कर लिया, भले आपने नए क्लाइंट को हायर कर लिया, आप इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हो। पहले आप वोडाफोन के ऑडिटर थे, अब आप जियो के ऑडिटर हैं, तो आप वोडाफोन का इंफॉर्मेशन जियो को नहीं पहुंचा सकते टू गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू जियो। यू शुड हैव दैट प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो ये बात की गई है। उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर आता है। एक सीए को क्या करना है, हमेशा प्रोफेशनली बिहेव करना है, लॉ रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है,
और ऐसा कोई भी कंडक्ट अवॉइड करना है जिसकी वजह से उसके प्रोफेशन की बदनामी हो। तो एक सीए को क्या करना है, हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ काम करना है, लॉज रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो। ठीक है ना। एक सीए को इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन का हमेशा ध्यान रखना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। फॉर एग्जांपल एक सीए कहीं जाकर क्लाइंट के प्रेमाइसेस में पता चल रहा है कि दारू पी के टल्ली हो गया है, सो आप बोलोगे सर काम से क्या लेना देना, काम तो अच्छे से किया उसने, ऑडिट तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन प्रेमाइसेस में जाकर दारू पी के टल्ली हो गया, तो भैया वो प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सरसाइज नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा, वो प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सरसाइज नहीं कर रहा। या कुछ लोग होते हैं कि लंबा लंबा फेंकते हैं एकदम, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये वो। अब एक सीए इतना लंबा लंबा फेंके तो ही डज नॉट सीम टू बी अ प्रोफेशनल। पता चला कि आप 7 साल से ऑडिट कर रहे हो, आप क्लाइंट के सामने कह रहे हो कि अरे भाई मैं तो 15 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, मैं तो सीए भी हूँ, मैं तो सीएस भी हूँ, मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, मेरे जैसा अकाउंटेंट तो पूरे देश के अंदर कोई नहीं है, जो सर्विस मैं आपको दे दूंगा वो आप दूसरे बंदे से सर्विस लेके देख लो, वो दूसरा बंदा तो आपको 10% भी वैसा सर्विस का नहीं दे पाएगा, मैं आपको हाफ कॉस्ट में काम करके दे रहा हूँ। वो बंदा आपको ऑडिट करके देगा तो वो आपके लूप होल्स कभी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन मैं आपके लूप होल्स निकाल के आपको दूंगा। कंपैरिजन करके अपने आप को सुपीरियर बता रहे हो, अपने आप को ऊपर बता रहे हो, जितना एक्सपीरियंस नहीं है उससे ज्यादा एक्सग्रेड कर रहे हो, लंबा लंबा फेंक रहे हो, राइट। हद से ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग के गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहे। प्रोफेशनली बिहेव योरसेल्फ यार। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, I have this many years of experience, these are the services I offer, and this is my fees, that's it. डोंट मेक एक्सग्रेटेड क्लेम्स, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं रिटर्न भी फाइल कर दूंगा, मैं लोन भी दिलवा दूंगा, आप देखो वो बंदा तो इतना फीस लेकर इतना सर्विस देता है, मैं इतना फीस लेकर इतना सर्विस देता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन उस बंदे से ज्यादा है, मैं फीस उस बंदे से कम चार्ज कर रहा हूं। डोंट डू सच ए थिंग यार, इट डज नॉट सूट योर प्रोफेशन। बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल, राइट। अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें आप ना करें, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप ना करें। तो अगेन दैट इज गिवन इन द प्रोफेशनल बिहेवियर पार्ट। उसके बाद बोला गया है एक कि अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को डाउट है कि प्रपोज्ड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एप्रोप्रिएट है कि नहीं, बिकॉज अगेन प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर आता है, प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आता है कि एक सीए को एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस का हमेशा ध्यान रखना है, हद से ज्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, जो भी एडवर्टाइजमेंट पे गाइडलाइंस दिया गया उसको ध्यान रखना है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का गाइडलाइंस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वेदर आई एम कंप्लाइंग विद द एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस और नॉट। तो बोला गया है कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, तो आप क्या कर लो, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का एडवाइस ले लो। क्या कर लो, आप एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का एडवाइस ले लो। तो अगेन ये पार्ट भी एमसीक्यू के ला सकता है। उसके बाद बोला गया है a professional accountant shall comply with the fundamental principles, that is fine. The professional fundamental principles of ethics establish the standards of behavior expected of a professional accountant. The conceptual framework establishes the approach which a professional accountant is required to apply. यहाँ पे जो fourth point है ये important है। A professional accountant might face a situation in which complying with one or more fundamental principles, complying with the code of ethics, conflicts with complying with one or more other fundamental principles। मतलब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को समझ नहीं आ रहा मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कैसे कंप्लाई करूं, कैसे कंप्लाई करूं, राइट। मैं इंटीग्रिटी का तो ध्यान रख पा रहा हूं बट प्रोफेशनल जजमेंट का ध्यान नहीं रख पा रहा, मैं इंटीग्रिटी का ध्यान रख पा रहा हूं बट प्रोफेशनल बिहेवियर का ध्यान नहीं रख पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंप्लाई करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट का ध्यान रखूं कि नहीं रखूं, सीए का ये क्लाइंट का ये इन्फॉर्मेशन मेरे को डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन में है चार्टर्ड अकाउंटेंट कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कैसे कंप्लाई करूं। तो बोला गया कोई बात नहीं, जब कंफ्यूजन होता है इंसान को क्या करना चाहिए, कंसल्टेंसी लेना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। तो आप भी इंसान है, आप भी भगवान नहीं है, आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप भी कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसल्ट करो, फर्म के एम्प्लॉइज से कंसल्ट करो, दोस्त एज गवर्नेंस से कंसल्ट करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है उनसे कंसल्ट करो, अपने लीगल काउंसिल लॉयर से कंसल्ट करो। तो आप कंसल्ट करो, लेकिन याद रखना कंसल्ट करो अच्छी बात है, लेकिन आप कंसल्ट करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो कंसल्टेशन किया था, कंसल्टेशन में मेरे को लॉयर ने ये बताया था, अकॉर्डिंगली मैंने वैसा फॉलो किया था। बोला है कि भैया अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, हाउ टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, how to abide by the confidentiality. Such consultant will not relieve you from the responsibility to exercise professional judgment. आपको कंफ्यूजन है प्रोफेशनल जजमेंट कैसे एक्सरसाइज करूं, प्रोफेशनली कैसे काम करूं, प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे मेंटेन करूं,
कॉन्फिडेंशियलिटी का कैसे ध्यान रखूं? आप कंसल्ट करो, बट उस कंसल्टेशन की वजह से आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो सर? अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। क्लियर है? So again, that is something that you have to remember. तो आप देख रहे हो ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है जो अभी तक इंसर्ट किया गया है। एज सच कुछ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2-3 पॉइंट जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको मैंने ये वाला पॉइंट मार्क कराया इंपॉर्टेंट, कि अगर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कॉन्फ्लिक्ट में है, डिलेमा में है कि हाउ टू मेंटेन द प्रोफेशनल थिंग, हाउ टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो ही मे टेक कंसल्टेंसी, बट कंसल्टेंसी विल नॉट रिलीव हिम फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट डाउट में है वेदर ए प्रपोज्ड फॉर्म ऑफ प्रपोज्ड एडवर्टाइजिंग इज एप्रोप्रिएट, तो अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से बात करनी चाहिए। अगेन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर 2 बातें काफी इंपॉर्टेंट थी। एक इंपॉर्टेंट था, कब कब एक सीए क्या कर सकता है? कॉन्फिडेंशियलिटी के रिक्वायरमेंट को ब्रीच कर सकता है 3 केसेस में, और उसके बाद 4 फैक्टर्स डिसाइड जो करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब रिलेशनशिप एंड हो जाएगा तब भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मेरे को, यहां से भी केस स्टडी आ सकता है, दैट यू नो बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट पार्टिकुलरली टू अ क्लोज बिजनेस एसोसिएट। हो सकता है वो क्वेश्चन बना ले, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना ले, तो अगेन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। और बाकी ऐसा बहुत ज्यादा काम का नहीं है, पहले ऑलरेडी सब कुछ था, दोबारा से क्या कर दिया है कि क्योंकि छोटे मोटे चेंजेस इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो मैंने आपके शीट में दोबारा से डाल दिया है, दैट्स इट। ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ये जो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कराया है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब जो पार्ट अपन करने वाले हैं ना, थ्रेट्स, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स, ये भी पहले भी था, लेकिन अब अगेन कुछ एडिशंस करा इंस्टीट्यूट ने, कुछ इलस्ट्रेशंस ऐड करा इंस्टीट्यूट ने, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। दैट व्हाट आर द थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। एक सीए को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्लाई करना चाहिए, बट ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्लाई नहीं कर पा रहा, उसको कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए उस थ्रेट को, और क्या क्या सेफगार्ड्स अप्लाई करने चाहिए टू मिटिगेट दोस थ्रेट्स, टू रिड्यूस दोस थ्रेट्स, बिकॉज एक थ्रेट को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है। अब देखना, कमिंग टू थ्रेट्स, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स, राइट। तो अगेन सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है? सबसे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है? उसको इवैल्यूएट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो इंपैक्ट डाल रहे हैं कि वो अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अचीव नहीं कर पा रहा, इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं कर पा रहा, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पा रहा। तो देयर आर 5 काइंड ऑफ थ्रेट्स, 5 तरीके के थ्रेट्स जो कैटेगराइज किया गया है, पहले भी हमने ये थ्रेट डिस्कस किया है। तो ऑडिटर को सबसे पहले इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको इवैल्यूएट करना है, और उसके बाद सेफगार्ड्स लेने हैं टू रिड्यूस दोस थ्रेट्स। तो व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन ये। One is self-interest threat, another is self-review threat, third is advocacy threat, fourth is familiarity threat, and fifth is the intimidation threat. ठीक है, तो फटाफट दोबारा से समराइज करते हुए, बिकॉज अपने को मेनली एडिशंस में फोकस करना है। तो पहला आता है अपना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या हो गया? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ऑडिटर का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उसके प्रोफेशनल जजमेंट में बायस्ड बिहेवियर आएगा, जो उसके प्रोफेशनल जजमेंट को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फी आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, ऑडिटर को फीस नहीं मिला, तो इन दिस सिचुएशन क्या हो सकता है कि ऑडिटर में भी टेम्पटेड कि यार फेवरेबल रिपोर्ट इशू कर देता हूं, तब कंपनी लोन ले पाएगा और मेरा फीस सेटल कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने अनफेवरेबल रिपोर्ट इशू कर दिया तो कंपनी को तो बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा, और पता चलेगा कि मेरा फीस ही मुझे नहीं मिल पाया। तो उसकी वजह से क्या राइज हो गया? एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हो गया। मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू उसी कंपनी से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो सीए फर्म है उसका टोटल जो फीस कलेक्शन है पूरे साल भर का 10 CR है, बट देयर इज वन पार्टिकुलर क्लाइंट जिससे जो फीस मिलता है वो 2 CR मिलता है, तो मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू उसी क्लाइंट से मिलता है। तो अगेन वहां पे क्या हो रहा है? एक ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट है जो उसके प्रोफेशनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, तो अगेन देयर में बी ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट की बात करें तो अल्टीमेटली ऑडिटर ने क्या किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है। अब आप सोच के देखो कि यार अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम भी ऑडिटर को दे दिया जाए और ऑडिट करने का काम भी ऑडिटर को दे दिया जाए, तो वहां पे क्या होगा? अगेन एक बायस्ड ओपिनियन निकल के आएगा, वो ऑडिट इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाएगा। इसलिए सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर हमने देखा है कि जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो लोग ऑडिटिंग नहीं कर सकते, राइट, टू रिड्यूस द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है कि जो भी ऑडिटर है वो कंपनी के अकाउंट्स नहीं बनाएगा, बिकॉज अगर वो खुद अपने काम को रिव्यू करेगा तो एक बायस्ड ओपिनियन एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद होता है एडवोकेसी थ्रेट। तो एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है? प्रमोटिंग क्लाइंट टू ए पॉइंट वेयर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड।
अब एक क्लाइंट को इस पॉइंट तक प्रमोट करना कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक्टिंग एज एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट, आप जिस क्लाइंट के ऑडिटर हैं आप उस क्लाइंट को सेल भी कर रहे हो, आप उस क्लाइंट को बेच भी रहे हो मार्केट में, उसके एसेट्स वगैरह भी सेल कर रहे हो, एज ए लॉयर एक्ट कर रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि अगेन चांसेस है कि आप एक फेवरेबल रिपोर्ट इशू कर दें ताकि कंपनी का सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आता है फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? दैट द ऑडिटर और द मेंबर इन द ऑडिट फर्म इज टू फैमिलियर और पर्सनल विद द एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द क्लाइंट कंपनी। इसके अंदर रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स भी आ सकता है। अगर आप रिलेटिव हो, अगर ऑडिट फर्म का कोई बंदा रिलेटिव है कंपनी का, तो एनीवेज वो सेक्शन 141 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर जाएगा ऑफ द कंपनीज एक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एज सच रिलेटिव के डेफिनेशन में तो मेंबर कवर नहीं हो रहा, लेकिन उसके एक बहुत लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है क्लाइंट के साथ, 10-15 साल से वही ऑडिटर है, रेगुलर बेसिस में क्रिकेट खेला जाता है, गोल्फ खेला जाता है, एक साथ अंताक्षरी खेली जाती है, इंजॉयमेंट की जाती है, और एक बहुत फैमिलियर रिलेशनशिप बन चुका है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं, अगेन मेरे ओपिनियन को बायस्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद क्लाइंट्स, इसी को हटाने के लिए सेक्शन 141 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन इंसर्ट किए गए हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का प्रोविजन इंसर्ट किया गया है ताकि बड़ी कंपनीज में वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ना बन पाए। और उसके बाद होता है इंटिमिडेशन थ्रेट, मतलब क्लाइंट आपको इंटिमिडेट कर रहा है, क्लाइंट आपको धमका रहा है टू ए पॉइंट दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। फॉर एग्जांपल, आपका जो बिगेस्ट क्लाइंट है वो आपको धमका रहा है कि देख भाई, अगर तूने अनफेवरेबल रिपोर्ट इशू करा तो मैं तेरे को अगले साल रिप्लेस कर दूंगा विद अनदर ऑडिटर्स। तो आपको डर है कि ये मेरा बड़ा क्लाइंट लूज हो गया तो आई विल लूजिंग ए मेजर चंक ऑफ माय रेवेन्यू। तो आप क्या कर सकते हो, फेवरेबल रिपोर्ट जारी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, इंटिमिडेशन थ्रेट्स। तो ब्रॉडली दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। अब देखो, हर थ्रेट के अंदर इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल्स इंसर्ट करे हैं बहुत सारे, और आपको क्या करना है, इन एग्जांपल्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, राइट? तो एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट may create self interest threats, examples of circumstances that may create self review threat, example of circumstances that may create advocacy threat, and examples of circumstances that may create familiarity threat। ये आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। और यहाँ पे मजे की बात क्या होगी, जैसे आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट देखो आपको बहुत सिंपल लगेगा। Examples: having a direct financial interest in a client, undue dependence on total fees from a client, having a close business relationship with a client, concern about the possibility of losing a client, potential employment with a client, having access to confidential information of the client। ठीक है, दैट यू मे यूज फॉर पर्सनल गेन। लेकिन काफी जगह डुअल इंटरेस्ट क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग ए क्लाइंट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो गया। बट अगर क्लाइंट आपको इंटिमिडेट कर रहा, धमका रहा है, तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी अराइज हो गया। समझ पा रहे हो? फिर एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट में क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो अगेन यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब कब अराइज होगा। ठीक है। और जब जब सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा, नॉर्मली आप देखोगे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी अराइज हो रहा है। आपको ये एग्जांपल्स गो थ्रू करने हैं और इन एग्जांपल्स को याद रखना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेशनल अकाउंटेंट बीइंग ऑफर्ड ए गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल में क्या दिया है कि ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ऑफर किया जा रहा है गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, बट सेल्फ रिव्यू से ज्यादा ये फैमिलियरिटी थ्रेट में आ सकता है। भले उसको एग्जांपल में इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है। ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैविंग एक्सेस टू द कॉर्पोरेट एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। नॉर्मली आप जब ऑडिट करते हो तो आप चेक करते हो कि कहीं पर्सनल यूज के लिए तो क्लाइंट कहीं अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को नहीं दे रहा एसेट्स, बट क्योंकि आपको ही पर्सनल यूज के लिए दिया जा रहा है, आप बायस्ड हो सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, आपने ये सारे इलस्ट्रेशन गो थ्रू कर लेना है। Examples of circumstances that may create advocacy threat, then again you are promoting shares of a client, you are selling the client, you are assisting client in litigation, you are fighting as a lawyer in favor of the client, acting a client in legislation। तो आप client को advocate कर रहे हो। Example of circumstances that may create familiarity threat, close relation है, immediate family relationship है, बहुत ज्यादा दोस्ती आ रही है, 10 साल से लगातार क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, फैमिली टर्म्स हैं, लॉन्ग एसोसिएशन है। तो ये सारे फैमिलियरिटी थ्रेट के एग्जांपल्स हो गए। अगेन आपने गो थ्रू कर लेना है। एंड फिर अगेन इंटिमिडेशन थ्रेट, आपको इंटिमिडेट किया जा रहा है, रिप्लेस कर देंगे, आपकी फीस कम कर देंगे। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है एज ऑडिटर, अपने को उन थ्रेट्स को इवैल्यूएट करना है। थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बट थ्रेट कितना है, थ्रेट को इवैल्यूएट करना है। याद रखना है, एज ऑडिटर कभी भी मैं थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ उस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर पाऊंगा। तो मेरे को ये देखना है कि क्या मैं उस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर पा रहा हूं। ठीक है ना, क्या कर पा रहा हूं, एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर पा रहा हूं। सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू चेक। तो अब देखना है यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स। तो अगेन मेरे को क्या देखना है, whether such a threat
is in the acceptable level, whether such a threat is in the acceptable level. ठीक है, threat है independence को, there might be a self interest threat, there might be a self review threat, there might be intimidation threat, but क्या वो threat acceptable level तक है? एक रिजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, जिसको हम RITP कहते हैं, रिजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, RITP, क्या वो थर्ड पार्टी, अगर एक रिजनेबल थर्ड पार्टी है, मतलब जो थर्ड पार्टी है, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या मे बी जो रिव्यूअर है, जो भी थर्ड पार्टी है, अगर वो एक इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी है, जिसको ऑडिट के बेसिक्स पता है, जिसको अकाउंटिंग के बेसिक्स पता है, क्या वो ये कंक्लूड कर पाएगा कि ऑडिटर ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्लाई किया है, whether the threat is at acceptable level, जो भी RITP है, that is reasonable and informed third party है, क्या वो कंक्लूड कर पाएगा कि वो जो थ्रेट है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है? उसके बाद दिया हुआ है रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी, क्या मतलब हो गया? बोला कि अगेन जो भी एक रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी होगा, दैट इज कहते हैं हम लोग RITP टेस्ट, रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट, RITP टेस्ट। तो जो भी रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी होगा, रिजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी मतलब जिसको एडिक्वेट नॉलेज है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसको नॉलेज एडिक्वेट नॉलेज है ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसको एक अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसको एक समझ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो जो भी कंक्लूजन ऑडिटर ने फॉर्म करा है, जो भी कंक्लूजन ऑडिटर ने फॉर्म करा है, हम उसमें RITP टेस्ट लगाएंगे। मतलब देखेंगे कि जो भी एक रिजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी होगा, क्या वो सेम कंक्लूजन पे अराइव कर रहा है जिस कंक्लूजन में ऑडिटर ने अराइव किया है। अगर ऐसा है तो यानी इम्पार्शियल मैनर में क्या हुआ है, रिपोर्टिंग भी है। उसके बाद एड्रेसिंग थ्रेट्स, तो अगेन अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट देखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेगा कि जो भी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, क्या वो एक्सेप्टेबल लेवल पे हैं। अगर एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, वो कोशिश करेगा कि उनको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाया जा सके। याद रखना, ऑडिटर कभी भी थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ रिड्यूस कर सकता है। अब उसको क्या करना है, अगर थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, उसको रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। उसको सर्कमस्टेंसेस को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फर्म के अंदर एक ऐसा पार्टनर है जिसके एक फैमिली रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, तो उस पार्टनर को डिसएसोसिएट कर दीजिए। अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो रहा है तो खुद रिव्यू नहीं करके किसी थर्ड पार्टी को ले आइए, जो थर्ड पार्टी क्या करेगा, रिव्यू करेगा। तो एलिमिनेट कर दीजिए उन सर्कमस्टेंसेस को, अप्लाई कर दीजिए सेफगार्ड्स टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और अगर आपको लग रहा है कि वो जो थ्रेट्स हैं वो एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस नहीं हो पा रहे, तो आप क्या कर दीजिए, डिक्लाइन कर दीजिए, मना कर दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए एंगेजमेंट से कि मैं काम नहीं कर सकता। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट कैन बी द सेफगार्ड्स दैट यू कैन अप्लाई टू एलिमिनेट दिस थ्रेट्स, नॉट टू एलिमिनेट दिस थ्रेट्स, टू रिड्यूस द थ्रेट्स एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो यहाँ पे दिया हुआ फॉर एग्जांपल कि आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के केस में क्या सेफगार्ड्स अप्लाई कर सकते हो। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के आप केस में आप क्या सेफगार्ड अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करो, एक एडिशनल टाइम डिवोट कर दो, एक क्वालिफाइड पर्सनल अपॉइंट कर दो टू रिक्वायर्ड टास्क व्हेन एन एंगेजमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं थर्ड क्वालिफाइड पर्सनल अपॉइंट कर लूंगा और उसको वो टास्क असाइन कर दूंगा, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रिमूव हो गया मेरा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक रिव्यूअर को अपॉइंट कर लूंगा जो मेरे काम को भी रिव्यू कर लेगा, जो एक रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी होगा, तो वहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट हट सकते हैं। राइट। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं काम करता हूं डिफरेंट पार्टनर से ऑडिट करा लेता हूं, डिफरेंट पार्टनर से ऑडिट करा लेता हूं, तो अगर डिफरेंट पार्टनर से ऑडिट कराता हूं मैं विद सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस, किसी को बैलेंस शीट को ऑडिट करने दे दिया, किसी को P&L को ऑडिट करने दे दिया, तो उसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी या फैमिलियरिटी थ्रेट रिमूव हो सकता है। अगर मैंने कंप्लीटली एक न्यू फर्म को अपॉइंट कर लिया कि भाई मैं ऑडिट नहीं करूंगा इस क्लाइंट का, तुम ऑडिट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है ये क्लाइंट, तो अगर मैंने एक नई फर्म को अपॉइंट कर लिया तो वहां तो सारे के सारे थ्रेट्स ही खत्म हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी खत्म हो गया, सेल्फ रिव्यू भी खत्म हो गया, एडवोकेसी भी खत्म हो गया, फैमिलियरिटी भी खत्म हो गया, इंटिमिडेशन भी खत्म हो गया। राइट। सेपरेटिंग टीम्स व्हेन डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर मैंने टीम्स को सेपरेट कर दिया कि व्हाइल डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि क्या होगा, अगर सारी टीम एक साथ है तो हर किसी को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन टीम सेपरेट कर दिया तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कम लोगों के पास पहुंचेगा, तो वहां भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हट सकता है। तो ये क्या हो गया, सेफगार्ड्स हो गया। तो अगेन ये सारा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है, आपको एग्जांपल्स अच्छे से ध्यान रखना है, आपको सेफगार्ड्स अच्छे से ध्यान रखना है, आपको RITP प्रिंसिपल अच्छे से ध्यान रखना है। अब प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कुछ कुछ जगहों पे एडिशंस है, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 याद करो, मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो लिस्ट स्पेसिफाई किया गया था प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। तो उन सर्विसेज की लिस्ट में 3 नए सर्विसेज ऐड कर दिए गए हैं। वन इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह एक्ट कर रहा है तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज के अंदर आएगा और माना जाएगा कि सीए प्रैक्टिस में है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नया कॉन्सेप्ट था रजिस्टर्ड वैल्यूएशन का, और एक सीए को परमिशन दी गई है टू एक्ट एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उसके बाद एक्टिंग एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जो कि आज की तारीख में बहुत कॉमन है, तो उसको भी इंस्टीट्यूट में इंसर्ट कर दिया इन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज लिस्ट, और माना जाएगा कि सीए इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। और थर्डली यहां पे दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो अगर एक सीए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को, जिसके अंदर प्रोफेशनल जजमेंट का एलिमेंट बहुत ही कम है और थोड़ा क्लरिकल नेचर का है, जैसे आजकल जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर देते हैं, जीएसटी का काम कर देते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, क्लाइंट के बिहाफ में रिपोर्ट्स सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो ये जो सारा सर्विसेज है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, जो आजकल एक सीए प्रैक्टिस करता है, तो इसको भी क्या किया गया है, कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और अगर एक सीए ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो माना जाएगा कि अगेन ही इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो तीन सर्विसेज ऐड की गई हैं इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। पहला एक्टिंग एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, दूसरा एक्टिंग एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, क्या ऐड किया गया है, एड ऐड किया गया है, दैट इज ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, आई फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड आर फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी एग्जांपल्स ऐड यहाँ पे दे दिए हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह एक्ट करते हो, आप रिटर्न्स फाइल करते हो क्लाइंट के बिहाफ में, रिटर्न रिफंड के लिए अप्लाई करते हो, चालान वगैरह सबमिट करते हो, वर्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज देते हो, फॉर्म सबमिट करते हो ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, मॉनिटर करते हो स्टैट्यूटरी फाइलिंग डेट्स की, जीएसटी का रिटर्न वगैरह ड्यू डेट में फाइल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आता है। तो ये तीन सर्विसेज ऐड कर दी गई हैं बिकॉज दिस आर द थ्री ब्रॉड न्यू फ्रेमवर्क जिसमें सीए काम करता है, लेकिन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर ये तीन चीजें नहीं थी, तो इंस्टीट्यूट ने ऐड कर दिया। बहुत सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में दिया जाता है कि कैन सी एक्ट एज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, द आंसर इज यस। कैन ही एक्ट एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, द आंसर इज यस। कैन ही प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, द आंसर इज यस। एंड इफ ही प्रोवाइड सो, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर आएगा और ऐसा डीम किया जाएगा कि सीए प्रैक्टिस में है। सेक्शन 7 के अंदर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है, कैटेगरी 4 मर्चेंट बैंकर की तरह काम कर सकता है। मर्चेंट बैंकर की का मतलब आप समझते हो कि क्लाइंट के बिहाफ में जो भी क्लाइंट का आईपीओ वगैरह है वो मैनेज करना है, और भी काफी ब्रॉड डेफिनेशन है मर्चेंट बैंकर का, उतने डिटेल्ड में नहीं जा रहे। तो एक मेंबर क्या कर सकता है आज की तारीख में, कैटेगरी 4 मर्चेंट बैंकर की तरह काम कर सकता है। ही कैन एक्ट एज अ एडवाइजर और कंसल्टेंट टू द इशू। लेकिन उस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या बोला है, बोला है कि आप मर्चेंट बैंकर की तरह काम कर रहे हो। मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है, टू एक्ट एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू द इशू। तो आप अपने नाम के आगे लिख सकते हो एडवाइजर कंसल्टेंट टू द इशू, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन द नेम एंड एड्रेस ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शुड नॉट अपीयर प्रोमिनेंटली, ठीक है। क्लाइंट के जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी एडवर्टाइजमेंट होंगे रिगार्डिंग द कैपिटल इशू, जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू किया जाएगा, वहां पे अपने आप को आप एडवाइजर की तरह डेजिग्नेट करें, कंसल्टेंट टू द इशू की तरह डेजिग्नेट करें, अपने फर्म नेम को हाईलाइट ना करें, अपने एड्रेस ऑफ सीए फर्म को हाईलाइट ना करें। तो ये क्लैरिफिकेशन है। क्लॉज 6 के अंदर जहां पे हम लोग पढ़ते हैं सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट्स फॉर प्रोफेशनल वर्क, वहां कुछ गाइडलाइंस इंसर्ट की गई है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक सीए फर्म सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम या सेकेंडरी सेलिब्रेशंस करता है। सिल्वर सेलिब्रेशन मतलब 25 साल हो गए सेलिब्रेट करता है, गोल्डन मतलब 50 साल हो गए सेलिब्रेट करते हैं, प्लैटिनम मतलब 75 इयर्स हो गया, और सेकेंडरी मतलब 100 इयर्स हो गया सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एडवर्टाइज मत कीजिए जी। बिकॉज आप जब एडवर्टाइज कर रहे हो, हमारा 25 साल का सेलिब्रेशन है, 50 साल का सेलिब्रेशन है, 75 इयर्स का सेलिब्रेशन है, 100 इयर्स का सेलिब्रेशन है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो, है ना, कहीं ना कहीं अपने को हाईलाइट कर रहे हो, दिखा रहे हो कि मैं सुपीरियर हूं। तो पहले बोला इट इज नॉट परमिटेड टू एडवर्टाइज दिस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन फिर बोला कि आजकल मॉडर्न जमाने में सोशलाइजिंग की नीड है, इसकी वजह से हम आपको परमिट करते हैं कि आप न्यूज पेपर या न्यूज लेटर में पब्लिश कर सकते हो कि हम लोग सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम या सेंटिनरी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो पहले बोला एडवर्टाइज मत करो, लेकिन अब बोला न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हो या न्यूज लेटर में पब्लिश कर सकते हो। मतलब एक सीए फर्म न्यूज लेटर या न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकती है कि हम लोग सिल्वर, गोल्डन, प्लैटिनम या सेंटिनरी सेलिब्रेशंस करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा किसी और मीडिया में पब्लिश नहीं कर सकती, टीवी, रेडियो, वहां पब्लिश नहीं कर सकती, उसको एडवर्टाइजिंग माना जाएगा। उसके अलावा कहा गया स्पॉन्सरिंग इवेंट्स, कोई भी मेंबर या प्रैक्टिस, कोई भी मेंबर इन प्रैक्टिस या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पॉन्सर नहीं कर सकते इवेंट्स को। जैसा आपको पता है कि आईपीएल, तो आप देखते हो कि आईपीएल को वीवो स्पॉन्सर करता है ना। आईपीएल के अलग अलग स्पॉन्सर्स रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अन अकेडमी अब आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं।
तो अगर मान लीजिए कोई सीए फर्म है या बिग फोर में से कोई है जो आईपीएल को स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो लोग नहीं कर सकते। बोला आप वहां स्पॉन्सर नहीं कर सकते, कोई भी इवेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। फिर बोला सीए का कोई इवेंट है, आईसीआई को इवेंट करा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को इवेंट करा रहा है, उसको स्पॉन्सर करिए ना। आईसीआई को पैसा देना है तो दो, आईसीआई को चंदा देना है तो दो, आईसीआई का कोई इवेंट स्पॉन्सर करना है तो करो, बाय टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द सीपी डायरेक्टरेट ऑफ आईसीआई, यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ आईसीआई। लेकिन आईसीआई के अलावा किसी और के इवेंट्स आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मतलब अगर एक सीए फर्म है तो सिर्फ आईसीआई का ही इवेंट स्पॉन्सर कर सकता है, आईसीआई के अलावा किसी और का इवेंट स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा मेंबर्स स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सीएसआर। अब आज के टाइम में क्या होता है, सीएसआर एक्टिविटीज चलती है, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं लंगर चल रहा है, कहीं हॉस्पिटल्स बन रहा है, और एक सीए के इंस्टीट्यूट का मेंबर है जो सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर स्पॉन्सर करना चाहता है कि ये भंडारे का पैसा मैं दूंगा, लंगर का पैसा मैं दूंगा, इस हॉस्पिटल का पैसा मैं दूंगा, बच्चों का एजुकेशन का पैसा मैं दूंगा। सीएसआर एक्टिविटीज करना चाहता है तो बोला करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना डेजिग्नेशन भी यूज कीजिए, अपना डेजिग्नेशन सीए यूज करिए, लेकिन अपना फर्म का नाम और सीए का लोगो यूज मत कीजिए। आप अगर प्रीफिक्स सीए यूज करते हो तो अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट की तारीफ हो रही है कि इंस्टीट्यूट का मेंबर सीएसआर एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उस सीएसआर एक्टिविटी के वजह से अपने फर्म के नाम को हाईलाइट मत कीजिए, अपने फर्म को एडवांटेज पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, अपने फर्म नेम या फिर सीए के लोगों को यूज मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटीज बाय द मेंबर्स। ये पॉइंट तो पहले भी था, हमने क्लास में पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का मेंबर कोचिंग दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो इन दो सिचुएशंस, जो भी होल्डिंग्स होगी, जो भी बैनर्स होगा, जो भी पोस्टर्स होगा, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसका नाम हो सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट हो सकता है, लेकिन जो सीए के डिटेल्स है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर ज्यादातर चीजें हम जो भी पढ़ते हैं वो काल्पनिक है, उसका रियल जीवन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए सिर्फ एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा, ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, बिकॉज ज्यादा सीरियसली आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। यू विल सी मैनी टीचर्स इन द मार्केट हु आर इन प्रैक्टिस एंड ओपनली उनका नाम हाईलाइट किया जा रहा है पोस्टर्स के अंदर, बैनर्स के अंदर। एजुकेशनल वीडियोस, एक सीए इन प्रैक्टिस एजुकेशनल वीडियोस बना सकता है, यूट्यूब के अंदर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर अपलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं इस टॉपिक के ऊपर एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अपने फर्म का नाम हाईलाइट नहीं करना, अपने वेबसाइट एड्रेस का नाम हाईलाइट नहीं करना, सॉलिसिटेशन नहीं करना। तो ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था कि क्लॉज 6 के अंदर काफी कुछ था कि कहां कहां फर्म का नेम यूज नहीं कर सकते, तो वहां 3-4 क्लैरिफिकेशंस और ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आता है क्लॉज 9, एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट विदाउट कंप्लायंस, एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139, 140 एंड 141 ऑफ कंपनीज एक्ट, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि एक सीए को कभी भी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना विदाउट एंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139, 140, 141। अब यहां पे एक दो छोटा बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 140 की रिक्वायरमेंट, उसको ऐड कर दिया गाइडलाइंस के फॉर्म में। बोला अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो आपको पता है कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए रेजिग्नेशन के केस में, बीओडी को इन्फॉर्म करना चाहिए, आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए, रीजंस बताना चाहिए, वो चीज गाइडलाइन में भी ऐड कर दी। उसके बाद बोला कि जो इनकमिंग ऑडिटर है उसको भी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले वो जो कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन गया है बीओडी को, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ऑब्टेन करना चाहिए वो कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन। तो कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ था वो गाइडलाइन में डाल दी कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, रेजिग्नेशन के वक्त बीओडी को इन्फॉर्म करना चाहिए और इनकमिंग ऑडिटर को कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्टेन करना चाहिए। अब देखना यहाँ पे जो नया पॉइंट आया है, जो अच्छा पॉइंट आया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, where an auditor, though willing for reappointment, has not been reappointed, he shall file with the institute a copy of the statement which he may have sent to the management for circulation for among the shareholders। याद करो हमने डिस्कस किया था रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के अंदर कि जब भी ऑडिटर को निकाला जा रहा है वे ऑफ स्पेशल नोटिस, तो वो क्या करेगा, एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बनाकर सर्कुलेट करेगा, एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करेगा कि मुझे क्यों ना निकाला जाए। बट उसके बाद भी अगर उस सीए को निकाला जाता है तो उस व्यक्ति को, उस मेंबर को, वो जो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन उसने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको आईसीआई के पास भी भेजना है। आईसीआई भी देखेगा कि उसने क्या रिप्रेजेंटेशंस दिए थे। और जो इनकमिंग ऑडिटर होगा उसके लिए भी मैंडेटरी होगा कि वो भी उस कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन को ऑब्टेन करे, यानी जो कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन रेजिग्नेशन के वक्त बीओडी को दिया था इनकमिंग ऑडिटर को, वो भी ऑब्टेन करना है, और जो सर्कुलेशन उसने शेयर होल्डर्स के पास किया था अपने आप को डिफेंड करने के लिए इनकमिंग ऑडिटर्स को, वो भी ऑब्टेन करना है। और वो जो कम्युनिकेशन सीए ने मेंबर्स के बीच किया था, शेयर होल्डर्स के बीच किया था अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वो कम्युनिकेशन उसको इंस्टीट्यूट को भी कम्युनिकेट करना है।
और फिर बोला जा रहा है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड क्या करेगा, इन कम्युनिकेशंस को रिव्यू करेगा, जो कम्युनिकेशन बीओडी को दिया गया है या जो कम्युनिकेशन शेयर होल्डर्स को दिया था ऑडिटर ने, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड इन कम्युनिकेशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद अगर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को लगता है कि कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मामले में कुछ गड़बड़ है, कुछ फ्रॉड है, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड क्या कर सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है और सीए को इंफॉर्मेशन देना होगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसीजर ऊपर हमने डिस्कस किया है ये तब भी एप्लीकेबल है अगर ऑडिटर्स को कौन रिमूव करता है, गवर्नमेंट रिमूव करती है या फिर अदर स्टेट अथॉरिटीज रिमूव करती है। यानी कि आरबीआई भी अपने ऑडिटर्स को रिमूव करता है, गवर्नमेंट भी अपने ऑडिटर्स को रिमूव करते हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपने ऑडिटर्स को रिमूव करते हैं, तो वहां भी ये ऊपर लिखे गए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 10 के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन है जहां दिया गया था कि एक सीए इन प्रैक्टिस क्या नहीं कर सकता, परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज नहीं कर सकता। और फिर रेगुलेशन 192 में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए थे कि कब कब एक सीए इन प्रैक्टिस परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकता है। तो उसके अंदर जो आखिरी पॉइंट था रेगुलेशन 192 में, उसमें दिया गया था एनी अदर सर्विस एज डिसाइडेड बाय द काउंसिल। तो काउंसिल ने कहीं ना कहीं एक पावर अपने हाथ में रख लिया था कि भाई आगे चल के हम कुछ पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सीए का परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकेगा अपार्ट फ्रॉम द अदर केसेस। तो वहां पे काउंसिल ने ना दो चीजें स्पेसिफाई कर दी है। पहला, एक्टिंग एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह अगर एक्ट करते हो तो आप परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो। और दूसरा, इफ यू आर प्रोवाइडिंग नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल आप जिस क्लाइंट को ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप उस क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे रहे हो, तो इन दो सिचुएशन आप वहां परसेंटेज बेसिस में फीस चार्ज कर सकते हो। उसके बाद क्लॉज 11, क्लॉज 11 क्या था कि एक सीए अगर कभी भी किसी बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज होता है तो काउंसिल का परमिशन चाहिए। लेकिन अब यहां पे बोला कि जो एचयूएफ बिजनेस होता है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होता है, जहां बर्थ से ही आपका कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, इनहेरिटेंस होता है, वहां पे आप एक्ट कर सकते, इन्वॉल्व हो सकते हो बिजनेस में, एक्वायर कर सकते हो इंटरेस्ट अपने फैमिली बिजनेस में एज ए प्रोप्राइटरी, एज ए पार्टनरशिप फर्म और एज ए प्रोप्राइटरी फर्म। लेकिन कहीं भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। आपको इनहेरिटेंस की वजह से, सक्सेशन की वजह से, पार्टीशन की वजह से फैमिली बिजनेस मिला है, आप इंटरेस्ट एक्वायर कर लीजिए, प्रोप्राइटरी फर्म की तरह एक्वायर कर लीजिए, पार्टनरशिप फर्म की तरह एक्वायर कर लीजिए, लेकिन आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए उस बिजनेस के अंदर। ठीक है, आप क्या नहीं होने चाहिए सर, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए उस बिजनेस के अंदर। और अगर आप इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं एचयूएफ बिजनेस में तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग अबव कि भाई मैं एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, फॉर कंसिडरेशन टू द कंसर्न डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस। उसके बाद काउंसिल गाइडलाइंस के अंदर कुछ पॉइंट है। एक तो जो इनडेप्थनेस का लिमिट है, पहले कोड ऑफ एथिक्स में 10,000 था कि सीए का इनडेप्थनेस 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके रिलेटिव का इनडेप्थनेस 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। बट कंपनीज एक्ट में 1 लाख था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था, तो सी एक्ट भी 1 लाख कर दिया कि इनडेप्थनेस का लिमिट 1 लाख एक्सीड नहीं होना चाहिए। फिर गाइडलाइंस ऑन टेंडर, ये पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं क्लॉज 6 में, पहले ही आ गया था, तो दोबारा से मैं डिस्कस नहीं कर रहा, शीट में दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नया ऐड हुआ है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज द यूडिन गाइडलाइंस। ठीक है, तो अब यूडिन गाइडलाइंस क्या है? पहले देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया कि काफी सारे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, जिनके पास सीए की डिग्री नहीं है, वो लोग बोगस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं सीए के नाम पे और शेयर होल्डर्स वगैरह को मिसलीड कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ने सोचा क्या किया जाए, तो एक यूनिक मैकेनिज्म निकाला गया, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहां पे बोला गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, हर एक रिपोर्ट जो वो सबमिट करेगा उसके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। मान लीजिए आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब इश्यू करा तो हर एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक यूनिक नंबर होगा। ठीक, उसके लिए पोर्टल बना दिया, पहले जाओ पोर्टल में रजिस्टर करो, यूजर आईडी पासवर्ड बनाओ, ओटीपी से वो आपके डिटेल्स वेरीफाई करेगा, आपके मेंबरशिप नंबर इंसर्ट करो, और एक बार आपने वेरिफिकेशन कर लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हर बार लॉगिन करके बाय योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हर एक डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट कर सकते हो। और आपको क्रिएट कर, और अब यूडिन के कॉन्सेप्ट को मैंडेटरी कर दिया है। आप जितने भी सर्टिफिकेट इशू करते हो, जीएसटी रिपोर्ट इशू करते हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो, अटेस्टेशन फंक्शन रिपोर्ट इशू करते हो, हर एक रिपोर्ट के लिए एक सीए को क्या करना पड़ेगा, यूडिन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया गया है। सो अगेन दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? उसके बाद लोगो गाइडलाइंस में इंस्टीट्यूट में इंसर्ट करिए। अब इंस्टीट्यूट का जो लोगो है, इंस्टीट्यूट का जो लोगो है, आप देखोगे कि जो सीए लेटर्स यूज हुआ है ना इंस्टीट्यूट के लोगो में, वो ब्लू कलर से यूज हुआ है। फिर जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है और जो टिक मार्क है वो ग्रीन कलर से है। दैट्स द
ट्रेडिशनल लोगो ऑफ द इंस्टीट्यूट। बट देखा गया कि मेंबर्स अपने हिसाब से लोगो को मॉडिफाई कर देते हैं, ग्रीन की जगह रेड कर देते हैं, व्हाइट की जगह रेड बैकग्राउंड कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने कहा अरे भैया जो लोगो हमने बनाया है बहुत ही सोच समझ के बनाया है, हमने व्हाइट बैकग्राउंड यूज किया है, हमने सीए को ब्लू में दिखाया है, हमने टिक मार्क को जो दिखाया है अलग तरीके से दिखाया है, हमने जो ग्रीन कलर यूज किया टिक मार्क में, इन सबका एक मतलब है। हम ऐसे पागल नहीं है कुछ भी कलर को अपने हिसाब से यूज कर लिया कि आप चेंज कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। प्लीज हमारे लोगों को चेंज मत कीजिए, वो जैसा है उसको वैसा दिखाइए। इंस्टीट्यूट बता रहा है कि हमने क्या किया, ब्लू बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड यूज किया। इंस्टीट्यूट बता रहा है कि हमने जो सीए के लेटर्स उसको ब्लू में यूज किया। क्यों? ब्लू एक कॉर्पोरेट कलर है, ब्लू एक कॉर्पोरेट कलर है, राइट। एक तो बैकग्राउंड के साथ स्टैंड होता है, अच्छा दिखता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो क्रिएटिविटी डिनोट करता है, इनोवेशन डिनोट करता है, नॉलेज डिनोट करता है, इंटीग्रिटी डिनोट करता है, ट्रस्ट डिनोट करता है, ट्रूथ डिनोट करता है, स्टेबिलिटी डिनोट करता है और डेप्थ नॉलेज डिनोट करता है। और इसलिए हमने ब्लू यूज किया है, अपनी मर्जी से चेंज मत कीजिए। जो अपसाइड डाउन टिक मार्क है वो विजडम डिनोट करता है और वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल डिनोट करता है। और जो ग्रीन कलर है जो जो टिक में यूज हुआ है वो ग्रोथ डिनोट करता है, प्रॉस्पेरिटी डिनोट करता है, हार्मनी डिनोट करता है, फ्रेशनेस डिनोट करता है। तो हमने जो लोगो बनाया है बहुत ही सोच समझ के बनाया है, जो व्हाइट बैकग्राउंड यूज किया है, जो सीए को ब्लू में दिखाया है, जो ग्रीन कलर टिक में दिखाया है, बहुत ही सोच समझ के दिखाया है। हर किसी का कुछ ना कुछ मतलब है, आप चेंज ना करें। और फिर दिया हुआ है यहाँ पे कि मेंबर्स को ये जो न्यू लोगो है इसको एज इट इज यूज करना चाहिए, आप चेंज ना करें, डिजाइन चेंज ना करें, कलर्स चेंज ना करें, बैकग्राउंड चेंज ना करें। और फिर दिखाया है कि विच इज द करेक्ट लोगो, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू कलर में सीए एंड टिक में ग्रीन। और बताया है कि कौन कौन सा लोगो गलत है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा लोगो सही है, कौन सा लोगो गलत है, वो आपको पिक्चर्स दे देगा। ये आपको पूछ सकता है कि बताओ ग्रीन कलर सीए के लोगो में क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर सीए के लोगो में क्या रिप्रेजेंट करता है, जो टिक मार्क यूज हुआ है सीए के लोगो में वो टिक मार्क कौन से कलर से है, वो टिक मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें पूछ सकता है इंस्टीट्यूट आपसे। अगेन आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। इनफैक्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये भी बोला है, ये भी ध्यान रखना है कि आपको ना लोगों को रोटेट नहीं करना, बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर आपने रोटेट भी कर दिया किसी भी तरीके से, ए को रोटेट कर दिया, सी को रोटेट कर दिया, वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो अलाउड नहीं है। बिल्कुल लोगो ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लोगो का गाइडलाइंस। उसके बाद एक गाइडलाइन है फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस अगर कभी भी एक सीए करता है या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, तो या तो हमेशा वो प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में हो सकता है या तो पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में हो सकता है। कभी भी कंपनीज के फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन सीए को परमिशन दिया गया है कि सीए वगैरह क्या कर सकते हैं, कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन प्रोवाइडेड कि एक्सक्लूसिवली ये जो कंपनी का पर्पस होगा ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का होगा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। और यहाँ पे कौन से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात हो रही है, जो सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो बोला गया कि अगेन सीए एक ऐसा कंपनी फॉर्म कर सकता है जो एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए बना है। और उस कंपनी के अंदर सीए क्या हो सकता है, एमडी भी हो सकता है, डब्ल्यूटीडी भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है। तो नॉर्मली सीए नहीं हो सकता। नॉर्मली तो हमने डिस्कस किया क्लॉज 11 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कि सीए एमडी डब्ल्यूटीडी बनेगा तो परमिशन चाहिए इंस्टीट्यूट का, सिर्फ इंडिपेंडेंट एक्टर बन सकता है। लेकिन अगर सीए कंपनी फॉर्म कर रहा है जो कि एक्सक्लूसिवली क्या कर रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस फलाने कंपनी का एमडी बन सकता है, डब्ल्यूटीडी बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, ठीक है। द मेंबर्स कैन रिटेन फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बिसाइड्स बीइंग द एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। मतलब ही कैन होल्ड हिज सीओपी प्लस ही कैन बी द एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर ऑफ सच ए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी। लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी की बात हो रही है जो एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए बना है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलायंस में एमडी बन सकता है प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर सकता है, द आंसर इज नो। बट अगर एक सीए एक ऐसी कंपनी का एमडी है जो एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है, तो वहां उस कंपनी का एमडी भी बन सकता है और सीओपी भी होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद बोला गया देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटम ऑफ द इक्विटी होल्डिंग ऑफ द मेंबर्स इन सच कंपनी। वो उस कंपनी में जितना चाहे इक्विटी भी होल्ड कर सकता है, कंपनी का मेंबर भी बन सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। फुल टाइम प्रैक्टिस में सीए को काउंट किया जाएगा, राइट। नॉर्मली अगर सीए किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करता है तो वहां रेस्ट्रिक्शन होता है। बट बोला गया है कि भाई अगर वो जो कंपनी है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है, जो एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी के रूप में फॉर्म हुआ है, आप वहां पे सीओपी भी रख सकते हो, साथ में एमडी भी बन सकते हो, डब्ल्यूटीडी भी होल्ड, डब्ल्यूटीडी भी बन सकते हो, मैनेजर भी बन सकते हो, या और साथ ही साथ आप इक्विटी शेयर भी होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली कॉर्पोरेट फॉर्म में प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद दिया हुआ है कुछ एथिकल कंप्लायंसेस दिए हुए हैं कि एक बार मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर हो गया इंस्टीट्यूट के पास, तो सीए को ये सारा गाइडलाइंस फॉलो करना है, उस कंपनी को ये सारा गाइडलाइन फॉलो करना है। एक तो जो सेक्शन 144 का रिक्वायरमेंट था कि नॉर्मली अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हो तो आप ऑडिट नहीं करोगे, वो सेम रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद बोल दिया जो सेलिंग और नॉन ऑडिट फीस हमने डिस्कस किया है कि जो भी फीस फ्रॉम नॉन ऑडिट एक्टिविटीज है वो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए फीस फ्रॉम ऑडिट से, कि जो भी ऑडिट से फीस मिल रहा है वो कभी भी वो जो भी फीस मिल रहा है फ्रॉम द नॉन ऑडिट एक्टिविटीज, जो नॉन ऑडिट फीस है वो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द ऑडिट फीस, जो हमने सर्टेन एंटिटीज के केस में देखा है। तो वो गाइडलाइन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बोला गया है कि ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है इनको भी क्लॉज 6 एंड 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना है, इनके ऊपर भी सॉलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के गाइडलाइंस लगेंगे और इन पर डिक्लेरेशन देना है अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कि हम सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे, हम बाकी काम नहीं करेंगे। उसके बाद अगेन काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट। आजकल आपको पता थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि अर्बन क्लैप है, तो अर्बन क्लैप की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सॉरी दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या है ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। तो आजकल क्या होता है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारे वेबसाइट में कंसल्टेंसी दीजिए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर एक थर्ड पार्टी एक प्लेटफॉर्म बनाता है, एक वेबसाइट बनाता है और सीए को बुलाता है और सीए से कहता है कि हमारे वेबसाइट के थ्रू कंसल्टेंसी दीजिए, तो क्या सीए वैसा कर सकता है कि नहीं? बोला कर सकता है, लेकिन सिर्फ कंसल्टेंसी के सर्विसेज ही सीए उस वेबसाइट के थ्रू रेंडर कर सकता है, बिसाइड कंसल्टेंसी कोई भी और सर्विस रेंडर नहीं कर सकता है। और उसके अंदर भी बोला गया है कि अगेन सीए को क्या नहीं करना है, अपना फर्म नेम यूज नहीं करना है। अगेन सीए को क्या नहीं करना है, अपना फर्म नेम यूज नहीं करना है। नो अदर सर्विस बिसाइड्स कंसल्टेंसी एंड एडवाइस कैन बी रेंडर्ड थ्रू सच वेबसाइट, राइट। तो आजकल काफी सारे वेबसाइट्स हैं जो एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्सेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सीए को भी इनवाइट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। तो आप जाइए कंसल्टेंसी दीजिए उस वेबसाइट के थ्रू, बट नॉट नथिंग अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेंसी। This will be permitted subject to the condition that वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफ सीए प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, सीए का कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, फर्म का डिटेल्स प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। आप जाइए कंसल्टेंसी दीजिए, आपकी कंसल्टेंसी से लोग इतने खुश हो जाएं कि वो आपको ढूंढ के आपसे काम कराना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप क्या नहीं करोगे, अपने फर्म नेम को हाईलाइट नहीं करोगे, एडवर्टाइज नहीं करोगे। पब्लिकेशन ऑफ नेम और फर्म नेम, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नेम और फर्म नेम बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द टेलीफोन और अदर डायरेक्टरीज पब्लिक बाय टेलीफोन अथॉरिटीज। ये गाइडलाइन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, मना किया हुआ था कि सीए एडिशनल रिक्वेस्ट करके, एडिशनल पेमेंट करके, स्पेशल रिक्वेस्ट करके टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नाम इंक्लूड नहीं करा सकता। अब बोला है कि आप स्पेशल रिक्वेस्ट देकर या एडिशनल पेमेंट देकर भी अपना नाम किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में इंक्लूड करा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक सेपरेट कैटेगरी सीए का होना चाहिए। सेम टाउन सिटी के अंदर वो मेंबर बिलोंग करना चाहिए जिसका डायरी है। एंट्रीज अल्फाबेटिकल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीए सानिध्य सराफ से सीए सानिध्य सराफ का जो नाम है वो पहले आ रहा है और एक सीए जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम बाद में आ रहा है। एंट्रीज बिल्कुल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि लगे कि पब्लिसिटी हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। उस पार्टिकुलर सिटी के अंदर जितने भी चार्टर्स हैं, हर किसी को उस पार्टिकुलर डायरी के अंदर अपना नाम लिखवाने की परमिशन दी गई है। तो ये सारा कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, आजकल क्या होता है कि काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि ओला उबेर, दे कनेक्ट ऑल द कार्स टुगेदर, स्विगी दे कनेक्ट द फूड टुगेदर, अर्बन क्लैप दे कनेक्ट ऑल द डिफरेंट प्रोफेशनल्स टुगेदर, बिजनेसमैन टुगेदर। तो बोला गया कि एक सीए अपने आप को ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर्स में लिस्ट नहीं कर सकता। आजकल आप देखते हो कि अर्बन क्लैप है, सारे प्रोफेशनल्स अपने आप को वहां लिस्ट करते हैं, एक सीए नहीं कर सकता वहां अपने आप को लिस्ट किया, अरे भैया तेरे को रिटर्न सर्विस चाहिए, तेरे को फाइलिंग सर्विस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो अपने आप को लिस्ट कर दिया और मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज दैट विल लोअर द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट। उसके बाद स्पेशल डायरेक्टरीज फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज बनाई जाए जिसका पर्पस होगा लिमिटेड सर्कुलेशन। तो अगेन बोला गया है कि अगर आप लिमिटेड सर्कुलेशन के लिए कोई डायरी बना रहे हो जिसको सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही सर्कुलेट किया जाएगा, तो उस डायरी के अंदर आप नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ मेंबर या फर्म बैकग्राउंड इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन उस डायरी में लिखोगे तो हमेशा ध्यान रख लेना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पब्लिकेशन और वो किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि मैं कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हूं और बाकी आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे तो वो भी बता सकते हो, लेकिन क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना कि अगर स्पेशल डायरेक्टरी की बात हो तो अगर लिमिटेड सर्कुलेशन है तो स्पेशल डायरेक्टरी में सीए अपना नाम, अपने फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस प्लस अदर डिटेल्स डाल सकता है, लेकिन क्लाइंट के नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है।
अगेन दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर अगेन हमने गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजिंग पर ही है कि सीए क्या नहीं कर सकता, एडवर्टाइज नहीं कर सकता प्रेस मीडिया वगैरह के अंदर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, बोला है कि अगर एक सीए प्रेस में एडवर्टाइज करना चाहता है स्टाफ को रखने के लिए, उसको ऑफिस में स्टाफ की जरूरत है, या क्लाइंट ने सीए को बोला है कि मेरे बिहाफ में स्टाफ रिक्रूट कर दो और वो क्लाइंट के बिहाफ में न्यूज़पेपर में ऐड करना चाहता है, या क्लाइंट ने बोला है कि मेरा बिजनेस सेल कर दो, एक्ट एज अ ट्रस्टी, एक्ट एज अ लिक्विडेटर, सेल माय बिजनेस, सेल माय एसेट्स, और उस पर्पस के लिए सीए क्या करना चाहता है, एडवर्टाइज करना चाहता है, तो अगेन सीए एडवर्टाइज कर सकता है न्यूज़पेपर के प्रेस के अंदर। ये तो पहले भी था। आप बोलोगे सर ये तो पहले भी था। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि प्रेस के अंदर सीए एडवर्टाइज कर सकता है फॉर रिक्रूटिंग स्टाफ इन ऑफिस, या एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, या फॉर सेल ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी, राइट। तो ये तो पहले भी था। फर्क क्या है? फर्क यह है, बोला गया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है दिस शुड नॉट बी डिस्प्लेड मोर प्रोमिनेंटली। और उसके अलावा बोला गया है कि मान लीजिए न्यूज़पेपर के अंदर आप दो चीजें दे रहे हो, एक तो आप बता रहे हो कि हमारा सीए का फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और दूसरा बता रहे हो वी वांट टू रिक्रूट स्टाफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेन एसेंस है कि वी वांट टू रिक्रूट स्टाफ, ये तो आपने 10 फॉन्ट साइज में दिया हुआ है, और जो सीए का फर्म का नाम है उसको आपने 15 फॉन्ट साइज में एडिशनल पेमेंट करके बोर्ड में हाईलाइट किया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज है, आप कुछ एक्सप्रेशंस अवॉइड करोगे। आप ये नहीं बोलोगे वेल नोन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज हायरिंग द स्टाफ फॉर देयर ऑफिस और देयर क्लाइंट्स। आप ये जो वेल नोन फर्म वाला शब्द है इसको अवॉइड करोगे। आप कुछ भी ऐसा शब्द यूज नहीं करोगे ऐड में जिससे ये लगे कि आप बाकी अकाउंटेंट से बेहतर हैं, आप बाकी अकाउंटेंट से ज्यादा अच्छे हैं, आपको बाकी अकाउंटेंट से ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट। तो अगेन वेल नोन फर्म आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे द यूसेज ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेल नोन फर्म, और एनी अदर फर्म दैट एनी अदर एक्सप्रेशन दैट क्रिएट्स द इंप्रेशन दैट यू आर सुपीरियर देन द अदर अकाउंटेंट्स, आप उन एक्सप्रेशंस को क्या करोगे, यूज करना अवॉइड करोगे। तो ये सारी गाइडलाइंस है सर जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक नेटवर्किंग का भी गाइडलाइंस है जो पिछली बार आया था, तो नेटवर्किंग का गाइडलाइंस भी आपके लिए रेलिवेंट रहता है। बट इस बार जो नई गाइडलाइंस आई हैं जैसे ये ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, टेलीफोन डायरेक्टरी, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, उसके बाद क्लॉज 6-7 के अंदर हमने देखा कि क्लॉज 6-7 के अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं, लोगो बेस्ड गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस हैं, गाइडलाइंस रिगार्डिंग द यूबिन नंबर है, दैट इज यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सारा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी गाइडलाइंस वाला पार्ट है ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मार्क दिस गाइडलाइंस वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा क्लॉज 6 के अंदर जो नए पॉइंट्स आए हैं, मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉज 6 के अंदर जो भी पार्ट आया है, तो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स एडिशन वाला पार्ट है ना, यहां से सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 में 3 पॉइंट्स ऐड हो गए, क्लॉज 6 के अंदर पॉइंट्स आ गए, सेक्शन 7 के अंदर पॉइंट्स आ गए, क्लॉज 9 के अंदर क्लैरिफिकेशन आ गया, कुछ गाइडलाइंस आ गए काउंसिल के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो इतना काम का नहीं है, 2-3 पॉइंट जो मैंने मार्क कराया था वो ज्यादा काम का है ना। दैट इज RITP प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑफ थ्रेट, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना है तो कौन से 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना है, तो 2-3 पॉइंट मैंने मार्क कराया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आगे वाला जो पार्ट है जिसका इंपैक्ट क्लॉजेस में जा रहा है या जो गाइडलाइंस वाला पार्ट है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर दिस आर द एडिशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर इन प्रोफेशनल एथिक्स फ्रॉम May 21 एंड ऑनवर्ड्स।